नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। गाइस देखिए, हमारा पूरे महीने का जो करंट अफेयर है ना, द हिंदू पीआईबी नोट्स, वो सिर्फ 7 पेज का होता है और फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, वहाँ पे अवेलेबल होता है। अब देखिए, रिसेंट एग्जाम होता है ना, यूपीपीसीएस का एक एग्जाम था रिसेंटली, आरओ का, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर वाला एग्जाम। उसमें हमारे 49 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे पेपर में। अब देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है ये देखना, क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा मेन सोर्स जो है ना, पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट है, और एक न्यूज़पेपर कोई भी आप पढ़ लो, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर और पीआईबी को जरूर देखना चाहिए डायरेक्ट पे। इवन बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं ना, डायरेक्ट पीआईबी से ऑलमोस्ट मतलब 50% करंट अफेयर आपको डायरेक्ट पीआईबी से देखने को मिलेगा। बैंकिंग, एसएससी, पीसीएस के जो भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं 3-4 साल से, उनमें तो पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले पीआईबी की बात करें तो देखिए, एक रूफटॉप सोलर स्कीम है, काफ़ी चर्चित है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रखना है आपको, सूर्योदय योजना के नाम से भी बिल्कुल जानी जाती है। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये जो बिजली रूफटॉप सोलर स्कीम है, इसके तहत क्या कुछ होने वाला है, तो देखिए, इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री साहब के द्वारा 13 फरवरी 2024। डेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, उनमें डेट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कि भैया कौन सी डेट को लॉन्च किया, या फिर कोई भी ऐसा दूसरी योजनाएं होती हैं, या कोई इश्यू होता है जो इंटरनेशनली या नेशनल इंपॉर्टेंस बन जाता है, और भारत ने ऐसा कुछ किया है, जैसे कोई दिवस हो गई और ऐसी चीज़ें, तो वही पूछी जाती है जो चर्चा में होती हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग जो दिवस का पेज में एक स्पेशली टेलीग्राम पे डालता हूँ कोई भी बड़ा एग्जाम होने से पहले, तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे जो ये डेज पूछते हैं, दिवस, वहाँ डायरेक्ट मिलती है। क्योंकि देखिए, भारत सरकार जिन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है ना, हमें वही चीज़ें जाननी है, वही पेपर में पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ इस स्कीम के बारे में बात करें तो देखिए, काफ़ी अच्छा अमाउंट है, तो अमाउंट भी ध्यान में रखना है आपको। और 1 करोड़ हाउस होल्ड्स बाई प्रोवाइडिंग 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात हम यहाँ पे गाइस बात करें तो देखिए, नोखरा सोलर प्रोजेक्ट एनटीपीसी का है, कंपनियों का नाम, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, इनके नाम ध्यान रखने बहुत जरूरी हो जाते हैं, स्पेशली बैंक के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट कौन सी कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा। ठीक है, और इनके जो चेयरमैन होते हैं ना, उनके भी नाम याद रख लिया करो, बैंकिंग के बच्चों को बोल रहा हूँ मैं स्पेशली ये बातें। ठीक है, एनएलसी हो गया, इरेडा हो गया। ठीक है, वैसे हमारा जो मंथली करंट अफेयर है जनवरी वाला, देखना सबके ऑलमोस्ट सीओ के नाम सबके मैंने बता रखे हैं। एनएलसी की फुल फॉर्म यहाँ पे बताना कि एनएलसी क्या है। ठीक है, तो ये नोखरा सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में, और बारसिंग सार सोलर पावर प्लांट जो है, ये भी राजस्थान में है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। फुल फॉर्म बता दो देखिए, ठीक है, बैंकिंग के बच्चों के लिए काम की होती हैं ये चीज़ें। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है वो बात करते हैं। एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 टोटल जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है, बिल्कुल रट लो कितनी हो चुकी है हमारी, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, गीगावाट में है, ये भी याद रखना यहाँ पे, मेगा नहीं है कभी, इसको भी गलत कर दो पीछेगा सॉरी। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया का जो सोलर पावर है वो मिक्स है हमारा, बिल्कुल ग्रिड कनेक्ट से आता है, और दूसरा रूफटॉप इंस्टॉलेशन से आता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे ग्रिड कनेक्ट के बारे में बात करें तो लार्ज स्केल पे हमारे पास ग्रिड कनेक्टेड से आता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव में है, ये याद रखना है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। और हाईएस्ट अगर सोलर पावर कैपेसिटी के बारे में बात करें तो वो राजस्थान करता है, उसके बाद गुजरात का नंबर आता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें, इंडिया और फ्रांस मिलकर 2015 में इसको लॉन्च करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 21वां जो मीटिंग होता है उसमें इसको किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में, जो डिक्लाइन हुआ 4.75%, 4.75% इन दिसंबर 2023। ओनली बैंकिंग के बच्चों के लिए काम की चीज़ है ये, तो क्योंकि बेस ईयर इसमें आपका पूछने की संभावना होती है कि बेस ईयर क्या था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, पल्सेज का जो प्रोडक्शन है वो 60% ग्रो हुआ लास्ट 10 साल में, और सरकार के द्वारा प्रोक्योरमेंट जो है, ये तो प्रोडक्शन ग्रो हुआ है, प्रोक्योरमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा, वो 18 टाइम्स इंक्रीज हुई लास्ट 10 साल में। और प्यारा भारत जो है ना, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का। मिलेट्स में कौन कौन सी फसलें आती हैं ये बताओ आप कमेंट करके। ठीक है, वरना फोटोज में जाके चेक कर लेना, टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया हुआ है। क्योंकि जब भी एमएसपी को घटाया बढ़ाया जाता है, एमएसपी के बारे में अनाउंसमेंट होती है, रिकमेंडेशन होती है, हम डिस्कस करते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। पीआईबी में बिल्कुल हम लोग मेंशन करके टेलीग्राम पे भी कटआउट शेयर किया जाता है। और एमएसपी के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर भी लेके आएंगे, क्योंकि देखिए, किसान आंदोलन चला हुआ है, और बहुत ये आंदोलन नहीं, मैं तो मानता हूँ कि एमएसपी एक हक है, कोई डिमांड नहीं है, एक हक है, और मिलना चाहिए हक। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, कभी रूरल एरिया में जाके देखना। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों किया, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनली पाई गई है इसके अंदर, देखिए
क्या असंवैधानिकता पाई गई? कि ये पहली बात, राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल फंडिंग्स अंडर आर्टिकल 19 कैपिटल 1 और सब क्लोज इसमें ए का उल्लंघन है। हमारा फ्रीडम ऑफ बिल्कुल हमारा जो फ्रीडम है राइट टू इंफॉर्मेशन का और फ्रीडम एक्सप्रेशन का, उसका भी उल्लंघन ये करता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो था रूल इसका किया गया, इसमें जो 5 जज का जो बेंच था, ठीक है, उसको आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित की गई इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को, इसमें जजों की कितने बेंच जो थी उसमें कितने जज थे, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार एसएससी बैंकिंग के एग्जाम में। इसको हेड किया गया सीजीआई जो हमारे हैं, नॉर्मली ऐसी जो बेंच होती है उनको करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही हेड करते हैं, तो ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम है, ठीक है, इसको अनाउंस किया जाता है, कब किया जाता है, 2017 का जो बजट स्पीच है उसमें इसको अनाउंस किया जाता है, और 2018 में फिर इसको नोटिफाई किया जाता है, और जब से ये आई है तब से ही इसके खिलाफ पिटीशन फाइल है, तब जाको तब सवेरा, अब जाके ये हुआ है, हो जाना बहुत पहले चाहिए था। इसके तहत एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा उसको मिल चुका है पैसा, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मिल चुके हैं उसको। ठीक है। तो देखिए ये जो स्कीम है ये बिल्कुल 2017 में आती है, इंट्रोड्यूस की जाती है थ्रू फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत। परचेज लिमिट, नो परचेज लिमिट, देखिए सारी चीज़ें इसमें ऐसी ही हैं, मतलब तगड़ी वाली। ठीक है, कि परचेज लिमिट कोई नहीं है, कितना भी खरीदो। कौन खरीद सकता है? जो इंडिया का, बिल्कुल आप इंडिया में रहते हो खरीद सकते हो, कोई कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट है वो भी खरीद सकती है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को। ठीक है। हाँ, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट्स हैं ये बिल्कुल, और अगर कोई पार्टी इनको कैश नहीं करवाएगी 15 दिन के अंदर अंदर, तो एसबीआई जो है बिल्कुल इशू करता है, इन बॉन्ड्स को करता था, एसबीआई जो है वो डिपॉजिट कर देगा पैसे को फिर उस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को, किस में, प्रधानमंत्री का जो रिलीफ फंड है उसमें। अब ये क्या है भाई प्रधानमंत्री का रिलीफ फंड? अब देखो, प्रधानमंत्री का रिलीफ फंड जो है 1948 में इंस्टीट्यूट किया जाता है, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा। कौन होते हैं 1948 में प्राइम मिनिस्टर? उस टाइम पे होते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब होते हैं। तो और क्यों लेके आते हैं? देखिए हेल्प करने के लिए, जो डिस्प्लेस जो लोग थे, कहाँ से, पाकिस्तान से जो हमारे यहाँ आए थे, उनकी सहायता करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस फंड के बारे में, ये आपको ध्यान में रखना है कि नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर में बिल्कुल जो लोग अफेक्ट होते हैं, नेचुरल से भी और मैन मेड दोनों को, ये फायदा सहायता की जाती है इस फंड के तहत। और ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, मतलब आरटीआई नहीं लगा सकते इसके लिए। पीएम केयर फंड है उसके लिए भी नहीं लगा सकते। ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, पीएम केयर को भी कर चुका हूँ, जाके देख सकते हैं। क्योंकि देख, और पीएमएनआर जो ये फंड है ना, प्रधानमंत्री का रिलीफ फंड, ये इंपॉर्टेंट भी बनता है, क्योंकि देखिए कभी भी आप पीआईबी की वेबसाइट खोलोगे ना, तो सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा बहुत सारी चीज़ें डिजिटली, मतलब ऐसे फॉर्मेट में चलती हुई नजर आएंगी, तो वहाँ पे ये फंड भी नज़र आता है। तो भैया इसीलिए काम की चीज़ें हैं हमारे लिए। ठीक है गाइज। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नदन पिंटेल। तो नदर पिंटेल क्या है? बर्ड की स्पीसीज है। कई बार देखिए सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे कई बार लगातार 2-3 साल से सवाल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि ये चीज़ चर्चा में थी, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? बर्ड की स्पीसीज है, याद रखना। माइग्रेटरी डक स्पीसीज है, जैसा नाम है ना नदन, तो नदन यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में इधर देखने को मिलता है। हमारे यहाँ देखने को मिला पुलिकट लेक, तमिलनाडु के यहाँ डेथ हुई कुछ की इनकी, तो इसीलिए चर्चा में आया, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गाइज पुरीलिया छऊ के बारे में। अब देखिए सबसे पहले अगर छऊ के बारे में बात करें, चर्चा में तो पुरीलिया छऊ आया था, लेकिन हम छऊ के बारे में बात करें तो भैया इसमें जो कॉस्ट्यूम है ना वो कुर्ता, साड़ी और धोती होती है, और ये 3 प्रकार से बिल्कुल होता है। पुरीलिया छऊ वेस्ट बंगाल में होता है ये जो, और सरायकेला छऊ जो है ना डांस, ये झारखंड में देखने को मिलेगा, और मयूरभंज छऊ आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मार्शल आर्ट्स हैं, कुछ फेमस हैं। घटका जो है पंजाब रेजिमेंट जो है आर्मी की हमारी, और पंजाब का बिल्कुल ये है मार्शल आर्ट। कुकरी डांस जो है, खुकरी डांस, ये बिल्कुल गोरखा रेजिमेंट इसको करती है, सिक्किम में भी देखने को मिलेगा। वैसे आपको ये है ना जम्मू जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा, अरुणाचल के एरिया में भी देखने को मिलेगा, आपको असम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और फिर कलारी पत्तू के बारे में बात करें, इसको मद्रास रेजिमेंट बिल्कुल करती है, तो केरला में ये आपको बिल्कुल मेनली वहाँ की मार्शल आर्ट है, तो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोसोवो के बारे में। इस देश को मैप में लोकेशन आपको बिल्कुल दिखाई जाएगी कोसोवो की ठीक है। क्यों चर्चा में आया कोसोवो? देखिए चर्चा में इसलिए आया कि इनको क्या मिला, सेंशन वीज़ा
वेवर, ठीक है। ये जो है वीज़ा वेवर, ये जो प्रोनाउंसिएशन है भाई अपने देश के सबके अलग होते हैं, तो इससे मत सोचना कि क्या प्रोनाउंस कर दिया है, ठीक है। वैसे आई थिंक सही होगा प्रोनाउंसिएशन, तो जो भी है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये देश है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये क्या है, तो देखिए ये जो शेंजन एरिया जो है, ये देखिए ये जो है ये क्या है, ओपन बॉर्डर एरिया है यूरोपियन यूनियन का, मेनली ट्रेड से रिलेटेड ये मतलब कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मिला है ये बिल्कुल ये कोसोवो को, ये जो वेवर है। तो इसमें क्या है भाई, देखो अब हम आपको दिखाते हैं कोसोवो को, और सबसे खास बात में मैं इसकी बताऊंगा आपको कि स्पेशली क्या है। पहले मैप में एक बार लोकेशन देखो, कोसोवो जो है ये बिल्कुल आपको देश यहाँ नजर आएगा। बॉर्डर एरिया एक बार देख लो कि कौन कौन से देश इसके बॉर्डरिंग एरिया में है। सर्बिया इधर देखने को मिलेगा आपको, मोंटेनेग्रो देखने को मिलेगा, फिर अल्बानिया देखने को मिलेगा, नॉर्थ मैसेडोनिया। तो इसके जो बॉर्डर एरिया है ये आपको बिल्कुल देखने हैं। दूसरी बात क्या है, अब खास बात मैं आपको बताता हूँ कोसोवो के बारे में। देखिए कोसोवो जो बनता है, क्या बनता है, लास्ट वेस्टर्न बाल्कन नॉन ईयू नेशन जिसको ये मिला है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है भाई, कोसोवो का जो ये एप्लीकेशन था ना यहाँ को वीज़ा वेवर मिलने का, ठीक है, इसको अपोज किया जाता था किसके द्वारा भाई, देखो रशिया और चाइना तो इसको डिनाई नहीं कर, मतलब इसको डिनाई करते हैं हमेशा। तो इनका तो मतलब हर चीज़ के लिए इसमें इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि भाई डायरेक्टली तो कैसे करेंगे, यूरोपियन यूनियन के मेंबर थोड़ी, मतलब उसमें थोड़ी, तो ये तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली तो होता है। अब इसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, इनको अपोजिशन है वो झेलनी पड़ रही थी, किससे पड़ रही थी, ये पड़ रही थी कुछ यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, और जैसा मैंने नाम बताया ना आपको, रशिया और चाइना, जिनको आप जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस में बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों देश बिल्कुल इसके खिलाफ ही समझ सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो कोसोवो जो है ना, इसको लीगल स्टेटुड यूनाइटेड नेशन के द्वारा नहीं है, और इसको रशिया और चाइना भी मना करता है रिकॉग्निशन देने से, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसीलिए करके चर्चा में था, तो आपको ध्यान में रखना है भैया मैप का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जनवरी का ट्रेड डिफिसिट नैरो हुआ, 9 महीने का लो हुआ 17.5 बिलियन, मतलब इतना, क्योंकि ये सिर्फ बैंकिंग के बच्चों के लिए काम का है, बाकी इतना नहीं है। बाकी तो बेसिक ट्रेड डिफिसिट या डिफिसिट क्या होता है, बैंकिंग के बेसिक्स में मैं बहुत चीज़ें इसके साथ कनेक्ट करके बताऊंगा। 5-7 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि देखिए एक बार मिनट में समझाने की चीज़ें ये नहीं होती हैं। इंडिया और नेपाल के बारे में बात करें तो पैक्ट साइन करते हैं, ठीक है। पैक्ट टू लिंक यूपीआई और एनपीआई, यूपीआई अपना है आपको पता है, एनपीआई नेपाल का है, ठीक है। तो देखिए डिजिटल इंडिया से संबंधित जो भी हमारी टर्म होती हैं वो पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, मैंने बहुत बार बताया है वैसे डिजिटल इंडिया के ऊपर जब भी बात होती है। एनपीसीआई को भी डिस्कस किया है, उसके बाद में एटीएम्स के बारे में भी हमने बात की है, उसके बाद में जो भी इनका लिंकिंग होता है, कौन सा क्या बैंक, कौन से क्या देश के, बहुत अच्छे से किया है। किसी दिन स्पेशल लेक्चर भी लेके आएंगे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी देखिए आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करना, आपके मेल कमेंट्स में पर्सनली उनको देखता हूँ, तो बिल्कुल आपके सुझावों का हमेशा ही मोस्ट वेलकम। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।